नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम इस अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कपड़े धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा के बारे में। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, जिसके साथ 10 अणु जल के भी सम्मिलित होते हैं यानी डेकाहाइड्रेट, या आप इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी पढ़ सकते हैं। आप देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है? बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। इसके 2 अणुओं को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ पर हमको एक अणु जल का निष्कासित हो जाता है और हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोकर सोडा प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो इसके क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर जो है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को धोते हैं तो 10 अणु जल के उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं और उसको क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। किसी साल्ट के क्रिस्टल के अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं उनको हम क्रिस्टल जल के नाम से जानते हैं। इनका किसी अणु के अंदर निश्चित संख्या में उपस्थिति होती है। किसकी? जल के अणुओं की किसी साल्ट के अंदर निश्चित मात्रा में उपस्थिति, साल्ट का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर निश्चित मात्रा में उपस्थिति क्रिस्टलन का जल कहलाता है। तो यहाँ पर जो आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये सूत्र देख रहे हैं, इसमें जो 10 अणु जल के हैं वो क्या है? क्रिस्टलन का जल है। जैसे कि कॉपर सल्फेट में 5 अणु जल के होते हैं, है ना। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका जो साल्ट होता है वो जब नीली अवस्था में होता है तो वहाँ पे 5 अणु जो है जल के सम्मिलित इसमें होते हैं, और ये जो है इसके क्रिस्टल के अंदर उपस्थित क्रिस्टलन जल की संख्या है। तो ये निश्चित मात्रा में होता है क्रिस्टलन का जल। धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर 9 अणु निकल जाते हैं। कई बार जो है क्रिस्टलन का जल वायु में खुला छोड़ने पर या गर्म करने पर जो साल्ट होता है उससे पृथक हो जाता है। यह गुण जो है उत्फूलन कहलाता है। ठीक है, उत्फूलन क्या है? वह साल्ट का क्रिस्टल जिसके अंदर क्रिस्टलन जल उपस्थित है, अगर हम उसको खुला छोड़ें या गर्म करें तो उसमें से जल के अणु पृथक हो जाते हैं कुछ मात्रा में। इस क्रिया को हम उत्फूलन कहते हैं, जल के अणुओं का किसी क्रिस्टल साल्ट के अंदर से पृथक होना। ठीक है, उदाहरण के लिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें से 9 अणु जल के पृथक हो जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बाकी बचता है। ठीक है, तो ये उदाहरण है। और उत्फूलन की परिभाषा क्या होगी कि किसी साल्ट के क्रिस्टल में जो क्रिस्टल जल उपस्थित होता है उसको खुला रखने पर साल्ट को, या साल्ट को गर्म करने पर उस क्रिस्टल से पृथक होता है। इस क्रिया को हम उत्फूलन कहते हैं। इस सोडियम कार्बोनेट के क्या क्या उपयोग हैं? इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योग में होता है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता के बारे में हमने पढ़ा था। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग वहाँ पर एक संयोजी यौगिक जो धातुएं होती हैं उनके कार्बोनेटों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम का जो कार्बोनेट है उसका प्रयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, जैसे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? NaHCO3। ठीक है, और 2 महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या है बेकिंग सोडा के? एक तो जितने भी बेकरीज उद्योग हैं, डबल रोटी हो गया, केक हो गया, है ना, इन सब में जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक उपयोग आप लिख सकते हैं वो है क्योंकि यह एक दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का साल्ट होता है, अतः इसका उपयोग हम लोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए
करते हैं। ठीक है, फिर उत्फुलन किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि उत्फुलन क्या है, जब किसी साल्ट में किस क्रिस्टल में उपस्थित क्रिस्टलन का जो जल होता है ना, उसके अणु क्रिस्टल को खुले रखने पर या गर्म करने पर उससे जल के अणु पृथक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम उत्फुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो 9 अणु जल के पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा है बेकिंग पाउडर किन यौगिकों का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो टार्टरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है। अगला जो हमारा दैनिक जीवन का रासायनिक यौगिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसमें जो है कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा अणु जल का जो है इसके सूत्र में सम्मिलित होता है। यहाँ पे देखिए आधा अणु जल का उपस्थित है। कई स्थानों पर हम लोग जो है इसको इस प्रकार भी रख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट का जो सूत्र है उसका ट्वाइस कोष्टक के अंदर लिख के और पूरा अणु जल का भी जो है लिख देते हैं। इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो जो जिप्सम होता है यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना, कैल्शियम सल्फेट तो वही रहेगा आपका CaSO4 और उसके साथ में 2 अणु जो है जल के उपस्थित रहेंगे। इसको जब हम गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 1.5 अणु जो है जल के इसके पृथक हो जाते हैं। यहाँ देखिए 1.5 अणु जल के पृथक हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये किस दृष्टि से जो है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि यह बहुत ही हल्का होता है और जल के साथ में क्रिया करने पर पुनः एक कठोर पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में लाने के लिए यानी स्थिर रखने के लिए अर्थात प्लास्टर चढ़ाने के लिए करते हैं। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में, सांचे और मॉडल बनाने में तथा चौक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी बनी जो मूर्तियाँ होती हैं वो आजकल नदी तालाब आदि में जल प्रदूषण का कारण बन रही हैं। अगला जो हमारा यौगिक है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये सूत्र दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना, उस पर जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित करती है। ये जो क्लोरीन गैस है ये नमक के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। आपने जब हम लोग नमक के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया था मैंने कि नमक का प्रयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर नमक का विद्युत अपघटन करके क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है, जिसपे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ उसकी अभिक्रिया करा के विरंजक चूर्ण जो है प्राप्त किया जाता है। यहाँ जल वाष्प भी पृथक होती है। यह पीलापन लिए हुए एक सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। वायु में खुला छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके यह क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो जब हम इस ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ देते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, है ना। जब इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये वायु की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और क्लोरीन गैस जो है वह पृथक हो जाती है तथा बचा हुआ अवशेष जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का अवशेष बचता है। इसको विरंजक चूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रंग को पृथक करने, है ना, विरंजन के कार्य में आता है। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में और विरंजन की क्रिया में निकलने वाले का जो रंग के निकलने का मुख्य कारण होता है वो इसकी क्लोरीन गैस ही होती है। कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में और पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।